कभी कभी इस बात का एहसास होता है कि क्या निर्मल ऐतिहासिकता से त्रस्त थे। दिलचस्प है आगे के संबंध में निर्मल के ये शब्द, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी हुई थी। ये आगे के रोमांटिसिज्म की ओर उनके शब्द हैं। ये आगे के रोमांटिसिज्म की घोर सीमा है जहाँ वो मुड़कर अपनी रचनात्मक दुनिया पर आलोचनात्मक दृष्टि नहीं डाल पाते, खुद पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। कौन सा ऐसा लेखक है जो अपनी दुनिया खुद नहीं बनाता और मिटाता। दोस्तों, सही तो ये है कि हर पहली किताब के साथ वो दुनिया खत्म होती है और एक नई किताब के साथ, नई कृति के साथ एक नई दुनिया पैदा होती है। अपने को बाहर रखकर निर्मल ही नहीं, इन सूक्तियों और युक्तियों के सहारे हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी को उनकी कमियों की ओर इशारे करती चली जाती है। इसे हम आलोचना की सिरमौर श्रेणी में नहीं रखते। ये ना किसी का विरोध है, ना किसी का सामंजस्य है और ना किसी की सहमति है। अपने अपने समय को क्या नया करने और समझाने का प्रावधान है, क्योंकि समय नित नया होता जाता है। दरअसल आगे के सामने उभरने वाली पीढ़ी का वो मानसिक समयावर्तन था। एक और अंग्रेजियत में रची वैचारिक संस्कृति और दूसरी ओर स्वाधीन देश के नाते देसी भाषा का आकाश और उसके अंदर लगाव। साम्राज्यवाद की विदाई के साथ ही देश की स्वाधीनता की अगुवाई की तरंग थी। सुविधा संपन्न महत्वाकांक्षी नौकरशाह मध्य वर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही अपनी सुरक्षित चौखट से बाहर था और भारत का साधारण जनमानस दबाव बनाने पर था। नया मध्य वर्ग लगभग एक ही वर्ग की नुमाइंदगी करते आगे और निर्मल के दरमियान कितनी समानता रही, समय की उतनी ही दूरी भी रही। ये चीज इन दोनों को पढ़ने के बाद मुझे फिर भी ये लगता है कि आगे के आगे निर्मल ही खड़े हो सकते हैं। हालांकि वो दोनों कितने विभिन्न हैं, उनकी सोच काफी अलग से है। निर्मल के शब्दों में रचनात्मक स्तर पर आगे की बौद्धिक संपदा की विविधता अनुभव से पुष्ट थी और निर्मल स्वतंत्रता की क्रांतिकारी घटना को नए पुराने खांचों में से देख रहे थे। निर्मल के शब्दों में इन तेवर को देखिए। कभी हम सोचते हैं हम कहाँ होते हैं जब हम सोच रहे होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो चुप्पी की जगह है, मौन का द्वीप है, जिसके किनारे बहुत सा ख्याल, स्मृतिकरण, दिवास्वप्न बहते हुए आते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, अतीत से, जो बीता नहीं। याद करिए, वही शब्द है जो बीता नहीं है, जिसे जिए हुए समय से जो दो टुकड़ों में नहीं देख सकते। हम उस पर छिप्पी लगाकर ये भी नहीं कह सकते। निर्मल के शब्द हैं कि अंतस्थल के अंधेरे के बाहर से निकला है, बिना देसी अलंकरण, उपमाओं और उपादानों के सृजित इस गद्य को संवेदन, शैली, कथ्य, विदेश की खुली बौद्धिक आबहवा से भरा, ठीक वहीं के लैंडस्केप की तरह साफ सुथरा। एक शब्द ऐसा नहीं जिसके ऊपर आप परेशान हो या आपको लगे कि जो वो कहना चाहते हैं उसके ऊपर हम एतराज कर सकते हैं, लेकिन जो वो कहना चाहते हैं ठीक उसी वजन का शब्द वो उस पंक्ति में लाते हैं। इन दो विरोधी दिशाओं से उस खुले एकांत को बड़ी कुशलता से अंकित करता है, जहाँ पहाड़ों और सागर का एकांत है, हवाएं हैं, आकाश का विस्तार है और हवा में तिरोहित होता वो व्यक्ति मन के गुमसुम आटों का संसार है। निर्मल मर्मज्ञता से इन आवाजों के मौन को फैलाते हैं, उनके सहारे अपना मंथन करते हैं और लगभग आत्मकेंद्रित हो जाते हैं। राष्ट्र के विचार, दर्शन और सांस्कृतिक संवेदन की भावभूमि, मैंने इस किताब को फिर से पढ़ा। ये हमारी बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और कलाओं को नित नए नए और पुराने बदलावों के पैमानों में सरसाए रहती है, उन्हें खड़ा रखती है, बहुत कुछ पीछे छोड़ती है, बहुत कुछ नया जोड़ती है। सवाल इतना ही है
कि क्या अपने 1000 वर्षों के इतिहास में, संस्कृतियों के मिश्रण में हम किसी भी एक जाति की शुचिता के पवित्र मुखड़े की खोज करने में सफल हो सकते हैं। इतिहास निरंतर घटित होता चला जाता है, हालात बदलते हैं, परिवर्तित होते हैं, और इतिहास को अनदेखा कर हम जिसकी समानता की ओर देखते हैं क्या सचमुच उसे लौटा पाएंगे। हमारे यहाँ बहुजातीय, बहुधर्म, विभिन्न समाजों ने, जिनमें गुथी नागरिक विभिन्नताएं, दूरियां और निकटताएं भारतीय एकत्व को जन्म दिया है, उसने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, लिया, दिया है। आज उस पर सांस्कृतिक विभाजन के नाम पर हल्ला बोलना हमारे संविधान को ललकार होगा। दोस्तों, ये यहाँ इसको छूना मेरे लिए मुझे बहुत ज़रूरी लगा। एक बार फिर से निर्मल को पढ़ के, विचारधाराओं की अपनी अवधारणाओं हैं, मगर भारत जैसे लोकतंत्र की राष्ट्रीय अस्मिता का अंग भंग करना, और वो भी विचार, दर्शन और चिंतन के नाम पर किसी भी मानवीय व्यवस्था को नकारात्मक रूप विस्थापित और ध्वंस कर सकता है। पराजित जनमानस अगर आत्मनिर्वासन की स्थिति में, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है बहुत बार निर्मल द्वारा, जिया, तो उसमें उस काल का अवसाद कैसे नहीं जानता। क्यों ना हम गौर करें कि दूसरे द्वारा शासित होने की परिस्थितियों में भी अपनी अस्मिता बनाए रखी हमारे भारत ने। देश की साहित्य और कलाओं ने भारतीय होने के आत्मविश्वास के साथ अपने को क्षीण होने नहीं दिया। शिल्प और कौशल से ऐसी सजीव और अनमोल कलाकृतियां प्रस्तुत की जो भारतीय अभिव्यक्ति को चरम पर पहुंचाती हैं। शक्ति बल को छोड़कर निपट जनमानस की शिथिलताओं की ओर संकेत न करके मात्र अपनी संस्कृति का गौरवगान ही क्यों। मुझे लगता है कहीं पर बहुत ही समझदारी से और बहुत ही उनको निकटता से पढ़ने के ऊपर भी ये चीज़ें एक लेखक को, उनके समकालीन लेखक को परेशान कर सकती हैं। दूसरे के नए से मिश्रण से नहीं होकर उठी बहुस्तरीय सामाजिक, राष्ट्रीय परिवर्तनों में बहुत कुछ घटित होता है, होता रहा है। ये मिथिक नहीं इतिहास है जिसे समय और जनमानस जीकर एक साथ अर्जित करते हैं। बहुस्तरीय सामाजिक परिवर्तनों ने राजनीतिक स्वर में आज जिन असंख्य अस्मिताओं को उभार दिया है, वो राष्ट्र के सामने अपने अपने धर्म, जाति और संप्रदायों के सन्मुख मुख्य हैं कि कौन है। प्रश्न ये है, हम अपने को आश्वस्त रखना चाहते हैं कि हमारी गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति, परंपराएं, लोकतांत्रिक प्रणाली के उसके घटित यथार्थ को अब दस्त करने के लायक नहीं। किसी भी एक धर्म के संदर्भ में परंपरा की स्तुति के बिना क्या धर्मनिरपेक्षता को संचालन, पुनर्जागरण, नागरिकों स्वाधीनता प्राप्ति के 60 वर्षों के बाद इस देश को एक मूल्यवान परंपरा, लोकतांत्रिक मूल्य मिला है। ये बात साफ हो कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अगर राजनीतिक नियमों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो नागरिक समाज को तो जरूर है। तर्क और प्रज्ञा से बौद्धिक समाज, हमारा समाज इतना जरूर देख सकता है, समझ सकता है कि हिंसा, द्वेष और घृणा की अवधारणाएं जनमानस के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकती हैं। क्या सचमुच सांप्रदायिकता और राष्ट्र विकास के कार्यक्रम दोनों एक दूसरे के विरोधी पक्ष हैं? वर्णवादी भाषाओं और विचारों को क्या राजनीति आंदोलनों के रूप में सड़कों पर उतारा जाना चाहिए? राम जैसे मितभाषी मर्यादा पुरुषोत्तम की अर्जित ख्याति को सड़कों पर उतारना उनके अतुल्य स्वरूप का हनन, भारत की विविधता और एकत्व को खंडित कर सकने का राजनीतिक प्रदर्शन क्या सचमुच बहुसंख्यक के हित में है? दोस्तों, निर्मल के सांस्कृतिक संकेतों से उनके बहुत से मित्रों को परेशानी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी। वैसे हम सभी अपने अपने विश्वासों और संस्कारों के साथ लेखन का धर्म कर्म निभाते हैं, कोई भी किसी पर एतराज नहीं कर सकता। हाँ,
उनकी बातों पर गहरे तक विचार जरूर कर सकते हैं। और हम सारी हमारी बिरादरी इन्हीं बातों से हम लोग सीखते भी हैं। मैं सिर्फ इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में अपने लेखक नगरी का विचार प्रकट कर रही हूँ, उनकी आलोचना नहीं। निर्मल ने यह बिना चिंता प्रकट की कि पिछले वर्षों में हमारे जीवन की नैतिक मर्यादाओं और चिंतन अध्ययन के शिक्षा स्रोतों पर जिस तरह अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व रहा, उसने हमें मानसिक दास्ता का शिकार हुए हैं। अंग्रेजी में प्रभुत्व है, जिस तरह हमारे साहित्य की ऊर्जा नष्ट हुई, ये उनके शब्द हैं। हम जिस तरह से स्वतंत्र होने के बाद भी आत्मनिर्वासन की स्थिति में जीने को अभिशप्त हुए। विस्मयकारी है कि निर्मल हिंदी संवेदन को इतना परिष्कार कैसे करते हैं। इजाजत होने से पहले राजधानी के नागरिकों को मुबारकबाद। नामर्जी ने दिल्ली की 2 सदियों के 2 बेजोड़ लेखों को एक लड़ी में पिरो दिया है, मगर दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं और कहीं पर एक जैसे। गालिब की शायरी में खुशी और गम दोनों को अलग कर सकना बहुत मुश्किल है। शौक, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश, गालिब के प्रिय शब्द गहराइयों से उनकी रूह को तरल करते हैं और निर्मल एकांत को धीमे धीमे हर सघन और संयमित शब्द के साथ अपनी आत्मा के लिए विलक्षण दृश्य अंकित करते हैं। वो सबसे निकट अपनी आत्मा से है। पंक्तियों में सिमटी प्रकृति और नैसर्गिक तन्मयता निर्मल के लेखक के समाज के रूह से उसे अलग करती है, अलग रखती है, दूसरों से अलग, मगर विचार और अभिव्यक्ति से प्रकृति के वैभव में ली एक लैंडस्केप की तरह जिसमें व्यक्ति के विचार और चिंतन पक्ष दोनों एक साथ होते हैं। शायरी में मिर्जा गालिब और गद्य लेखन में निर्मल वर्मा। दोस्तों, हम नई पुरानी में दिल्ली वाले अपने अतीतों पर ज़ाहिरा तौर पर गुमान नहीं किया करते, न ही दूर से उन पर खुशियाँ कसते हैं, मगर ये सियासतदानों के लिए रिजर्व है। हम तो महज अपने नए पुराने अदीबों को रुआब से संभाले हुए हैं। अब मैं यहाँ से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ऐसा कम होता है कि एक व्याख्यान सुनने आप आए और आपको 2 सुनने का मौका मिले। हम कृष्णा जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भी लगभग उतनी ही जितनी देर नामवर जी बोले थे, तो बोलकर निर्मल वर्मा के गद्य का और उनके विचार का एक दूसरा पक्ष भी हमारे सामने रखा। साहित्य का एक बड़ा भारी सौभाग्य ये है कि उसमें जो कुछ अच्छा और महत्वपूर्ण लिखा जाता है वो कभी अतीत नहीं होता। तो हालांकि अनंत वर्तमान की बड़ी निंदा है और नामवर जी ने एक उदाहरण निर्मल जी का भी दिया जिसमें अनंत वर्तमान की निंदा की गई है, पर देखा जाए तो साहित्य ये एक अनंत वर्तमान ही हमें सुलभ कराता है, जिसका एक प्रमाण ये भी है कि आप अपने एक दिवंगत लेखक के साथ आज शाम हम इतनी देर और बहुत निकटता से उसके शब्दों को सुनते गुनते रहे। इसके लिए हम डॉक्टर नामवर सिंह के और कृष्णा जी के बहुत आभारी हैं। आप सबके भी बहुत आभारी हैं कि आप